अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट का एक टॉपिक रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके वेरियस एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने हीट के ट्रांसफ़र के मुख्तलिफ तरीके देखे थे कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके आप लोगों ने पीछे दो मेथड्स देखे हैं, एक है कंडक्शन ऑफ हीट और दूसरा है कन्वेक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट जो होते हैं मोस्टली सॉलिड मटेरियल के अंदर होता है, जैसे कि आयरन है, लोहा, या आप उसमें एल्यूमिनियम देखते हैं तो उसमें इजीली हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। जब उसके एक आयरन लोहा आप लेते तो उसके एक एंड को आप गर्म कर देते तो हीट जो होती है वो दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो वो कैसे पहुंचती है, देखो जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स होते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते। इसका मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, अपनी जगह से उनकी मूवमेंट मतलब अपनी जगह को नहीं छोड़ते। हाँ, वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट कर सकते हैं, आगे पीछे उसकी मूवमेंट कर सकते हैं। सो इसी वाइब्रेशन ही की वजह से वो इस हीट को आगे तक भेजते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स होंगे, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ वो हीट को आगे की तरफ भेजते हैं। अब दूसरा जो तरीका था वो कन्वेक्शन आप लोगों ने देखा था। कन्वेक्शन ऑफ हीट पे आप लोग क्या देखते हैं कि ये आप देखते हैं ये लिक्विड और गैसेस में ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये ज़्यादातर लिक्विड और गैसेस में होता है। यानी लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो ईजिली मूव कर पाते हैं। अब जब वो ईजिली मूव करते हैं तो अपने साथ हीट को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आप एक बर्तन लेते हैं, बर्तन के अंदर पानी लेते हैं, तो जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो वो पानी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। नीचे से आप उसको गर्म करें तो वो पानी नीचे से गर्म हो जाता है और वो हीट ऊपर की जानिब, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की जानिब जाते हैं और वो ऊपर की जानिब राइज अप कर जाते हैं। सो यानी यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कंडक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, इसी तरह कन्वेक्शन के लिए भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन ऑफ हीट है, इसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल मीडियम नहीं होगा तब भी ये जो हीट का ट्रांसफ़र होगा ये पॉसिबल होगा। सो कहते हैं व्हेन वी सिट नेक्स्ट टू एन ओपन कैंप फायर, कहते जब हम आग के मतलब एक ओपन एरिया में आग जलाते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं तो वो जो हीट है, ठीक है, वो हमारे पास कंडक्शन के ज़रिए तो नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे और आग के दरमियान तो एयर ही होती है ना, हमारा तो कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं होता आग के साथ। और एयर तो बैड कंडक्टर है, हवा एयर जो है उसमें से तो हीट पास नहीं हो सकती। इसी तरह कन्वेक्शन के ज़रिए भी हीट हमारे पास नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो जो एयर, आग के इर्द गिर्द एयर है, हवा है, वो तो गर्म होकर ऊपर की जानिब चली जाती है। अब ये हीट हमारे पास कैसे पहुंचती है, कहते हैं इन दिस केस द हीट रीचेज अस बाय रेडिएशन ऑफ हीट। अब ये जो हीट है हमारे पास रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है। कहते हैं हॉट फायर रेडिएट्स हीट रेज जस्ट एज लाइट रेज। कहते जो आग होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रेडिएशन निकालती हैं, ऐसे रेडिएट होती हैं जैसे कि सूरज, जो आम लाइट होती हैं, जो आम रेज होती है, रेडिएशंस होती हैं, बिल्कुल लाइट की जो रेज होती हैं उसी की तरह हीट रेज भी निकालती हैं। व्हेन दीज रेज फॉल ऑन एनीथिंग, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रेज फॉल करती हैं तो ये उसको गर्म कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाइट रेज किसी चीज़ के ऊपर फॉल होती है तो उसको रोशन कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हीट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, ये उस ऑब्जेक्ट को गर्म कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह आग की तरह जो सन है, सूरज है, सूरज की जो हीट होती है वो भी मिलियंस ऑफ किलोमीटर पास होके हमारे पास पहुंचती हैं। अब मिलियंस ऑफ किलोमीटर में जब ये पास होती है तो उसके दरमियान बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस उनमें मौजूद होती हैं, खाली जगह होती हैं जहाँ पे ना तो मटेरियल होता है, ना तो गैस है, ना तो लिक्विड है, ना तो सॉलिड है। फिर भी जब सूरज की रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो ज़मीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने रखा जाता है तो वो उसको गर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे ना तो कंडक्शन है, ना तो कंडक्शन हो रही है, ना तो कन्वेक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम मौजूद है, एक खला है जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, ना तो वहाँ गैस है, ना तो लिक्विड है, ना तो सॉलिड है। तो अब अगर कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, तो उसके लिए तो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है। मटेरियल मीडियम नहीं है तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब कहते हैं जो सूरज है, सन जो हीट है, सूरज की जो हीट है वो हमारे पास रेडिएशंस के ज़रिए पहुँचती है। कहते हैं बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऊपर हमने मुशाहदे किए, इन मुशाहदों की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द रेडिएशन ऑफ हीट एज, यानी रेडिएशन ऑफ हीट को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर प्लेस टू द कोल्डर प्लेस विद और विदाउट हैविंग एनी मटीरियल मीडियम इन बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएशन ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर प्लेस से कोल्डर प्लेस तक, मटेरियल मीडियम हो या ना हो, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मटेरियल मीडियम हो या ना हो, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरह हीट के ट्रांसफ़र को हम रेडिएशंस ऑफ हीट का नाम देते हैं।
यानी अब दोबारा देखें, एक कोल्डर हॉटर प्लेस है, गर्म जगह है, एक कोल्डर प्लेस है, ठंडी जगह है। उस गर्म और ठंडी जगह के दरमियान मटेरियल अगर हो या ना हो, फिर भी हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। और ये हीट का ट्रांसफ़र, ये जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम रेडिएशन ऑफ हीट का नाम देते हैं। कहते हैं अनलाइक कंडक्शन और कन्वेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर मीडियम। अब देखें, जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, रेडिएशन के लिए ऐसे सच कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता। मटेरियल ना भी हो तब भी रेडिएशन हमारे पास पहुंचती है। सो नेक्स्ट कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। अब मैकेनिज्म क्या है? तरीक़ेकार, यानी रेडिएशन ऑफ हीट का तरीक़ेकार क्या है। अब यहाँ हमसे कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो मैकेनिज्म अगर हम इसका देखें तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं? ये वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं ये दोनों परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करती हैं। और ये हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वो वेव्स होती हैं कि जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये विदाउट एनी मीडिया क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीक़ेकार है रेडिएशन ऑफ हीट का, इज़ कहते हैं इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो सूरज से वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो इमिट होती हैं, जिनमें आते हैं गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स होती है। वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन सूरज की जो रोशनी होती है वहाँ से आती है, लेकिन जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होती है ये सबको ब्लॉक कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है, सिर्फ विजिबल और इंफ्रारेड को अलाउ कर देता है ताकि वो ज़मीन पर पहुँचे। सो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कम्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं ये कैसे आती हैं? जब चार्जेस एक्सेलरेट होती हैं, जब चार्जेस एक्सेलरेट होती हैं, स्पीड अप होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं। ऑन मॉलिकुलर लेवल दैट्स व्हाट हैपन एज ऑब्जेक्ट वार्म अप। कहते हैं मॉलिकुलर लेवल पे अगर इसको हम समझें तो ये उसमें क्या होता है? कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है तो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज़ी से अपनी जगह के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर हिलना शुरू कर देता है, बहुत तेज़ होता जाता है। और इनकी इस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे वो प्रोटॉन्स हैं, वो क्या करते हैं? वो ये रेडिएशंस क्या करते हैं? इमिट करते हैं। अब ये जो हीट एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होती थ्रू रेडिएशन इज़ एज़ फेमिलियर एज़ लाइट। ये जो हीट एनर्जी है जो ये ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के ज़रिए, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी। इनफैक्ट द लाइट, इट इज़ द लाइट, मतलब आप कहते हैं दरअसल ये क्या है? लाइट ही है बट नॉट विजिबल, लेकिन ये विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता, और बेयरली विजिबल या बहुत कम हमें दिखाई देता है। सो कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन कैन ट्रांसफ़र एनर्जी वाया वैक्यूम और एम्प्टी स्पेसिस एज वेल एज वाया अ मटेरियल मीडियम। अब कहते हैं कि जो देखिए मटेरियल मीडियम लाइक गैसेस, ठीक है। अब यहाँ आपसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके ये ट्रांसफ़र होती हैं चाहे मटेरियल मीडियम हो या ना हो, यानी वैक्यूम के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कोई खाली स्पेस जहाँ पे किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है उसमें भी ये पास हो जाएगा, और इस तरह गैसेस के अंदर भी ये पास होता है। जैसे आप सूरज और ज़मीन के दरमियान देखते हैं तो बहुत सारी गैसेस भी मौजूद है, इसी तरह वैक्यूम भी मौजूद है। तो ये सूरज की रोशनी हमारे पास कैसे पहुँचती है? सूरज की जो हीट है वो हमारे पास कैसे पहुँचती है? दरमियान में वैक्यूम है, खाली स्पेस, इस तरह गैसेस भी हैं, फिर भी उसमें से पास होकर हमारे पास आ जाता है। अब कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज़ कंटिन्यूसली रेडिएटिंग। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, अनलेस इट्स टेम्परेचर इज़ एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। यानी अगर उसका टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है तब वो रेडिएशन इमिट करेंगे। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है यूनिवर्स में, ठीक है। यानी कहते हैं वो टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिकुलर मूवमेंट होती है ना वो सीज्ड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए इस 0 केल्विन को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम 0 सेल्सियस की बात करते हैं तो ये इक्वल होता है 273 केल्विन के, ठीक है। ये दो अलग अलग स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर के लिए, केल्विन के लिए, दोनों स्केल्स होती हैं जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को नापते हैं। अब 0 सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एक दूसरे के बराबर है। अब 273 को कम करके आप 0 केल्विन रख दो, मतलब टेम्परेचर को आपने और कम कर दिया, हद से ज़्यादा जो आप कम कर देते हैं टेम्परेचर, तो इस वक्त यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होती है उसकी मूवमेंट जो होगी वो सीज्ड हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। अब कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ स्कूप ऑफ आइस क्रीम हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 237 केल्विन, देयरफॉर इट रेडिएट्स। अब देखो जो एक आइसक्रीम आप लेते हैं, आइसक्रीम का फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है वो कितना है? वो 237 केल्विन है।
अब ये 0 सेल्सियस से क्या है, देखो 0 सेल्सियस से कम है, ठीक है। 273 से आप 237 माइनस करें और फिर देखिए बहुत कम वैल्यू आती है, माइनस में वैल्यू जाती है अगर सेंटीग्रेड में हम देखेंगे। फिर भी ये क्या करती है, रेडिएशन इमिट करते हैं। अब अगर ये आइसक्रीम भी रेडिएशन इमिट करती हैं, अगर हम उसको खाते तो हमें तो ठंडक का एहसास होता है, फिर हमें फील क्यों नहीं होता? कहते हैं इवन वी रेडिएट ऑल द टाइम, कहते हैं हाँ, ताकि हम भी रेडिएशन इमिट करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। अब देखो अगर रेडिएशन जो है हमारे जो कि हमारी बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रही है ना, हर एक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है, अगर उनकी रेडिएशन जो है हमारे बॉडी के रेडिएशन से कम है तो हमें फील नहीं होती, अगर उनकी रेडिएशन हमारी बॉडी से ज़्यादा है तो हमें फील होती है। जैसे आग है, वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करते तो हमें फील होता है, सूरज जो है वो हमसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट करते तो हमें फील होती है, ठीक है। सो कहते हैं जो हम इंसान हैं वो भी रेडिएशन, हर वक्त रेडिएशन इमिट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जैसे कहते हैं दैट रेडिएशन इजंट विजिबल एज लाइट, क्योंकि ये रोशनी की तरह विजिबल नहीं होते। इट्स इन इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम के जो इंफ्रारेड रीजन होता है उसके अंदर होता है। हाउएवर दैट लाइट इज़ विजिबल टू द इंफ्रारेड स्कोप। अब यहाँ पे ये जो इंफ्रारेड पार्ट है, इंफ्रारेड जो लाइट है, ये हमें कब विजिबल होगी, उसके लिए स्पेशलाइज्ड डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सो यू हैव प्रोबेबली सीन इन द मूवीज़ और इन टेलीविजन, आप लोगों ने टीवी में और मूवीज़ में आप लोगों ने इस तरह के पिक्चर्स को लाजमी देखा होगा। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? सूरज की जो रेडिएशंस हमारे पास आती हैं तो उसमें बहुत सारी रेडिएशंस इसमें शामिल होती हैं, जिसमें गामा रेज हैं, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस हमारे पास पहुंचती है। अब ये जो रेडिएशंस होती हैं कुछ हमें विजिबल होती हैं, कुछ हमें विजिबल नहीं होती। जैसे कि विजिबल पार्ट है ये हमें नज़र आता है, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे जो जो चीज़ें हम देख सकते हैं इस विजिबल पोर्शन ही की वजह से हम देख सकते हैं। ये एक स्पेक्ट्रम है, एक पिक्चर है कि जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये जो विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन ये हमें सिर्फ विजिबल होता है, हमें दिखाई देते हैं, बाकी जितने भी रेडिएशन होते हैं हम उसको नहीं देख सकते। इस तरह जो इंफ्रारेड रीजन होता है ना, इंफ्रारेड, इन्फ्रा कहते हैं ना स्मॉल, देखो जब भी आपके पास इन्फ्रा का वर्ड आएगा ना, इन्फ्रा का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल, यानी ये जो इंफ्रारेड है, मतलब इसकी जो इंफ्रारेड होता है ना, ये रेड से भी, ये वो रेंज होता है जिसमें रेड जो पोर्शन होता है ना विजिबल रेंज में, उससे उसकी एनर्जी कम होती है। इस तरह यहाँ पे आपको बताया गया अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे देखें वी से वायलेट आता है, तो अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, यानी अल्ट्रा मतलब ज़्यादा एनर्जी वाला है, वायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी वाला रीजन, ठीक है। सो ये एक स्पेक्ट्रम होती है, एक पिक्चर होती है कि जिसके ज़रिए से हम सूरज से जितनी भी रेडिएशंस निकलती है ना उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो इंफ्रारेड रीजन आप लोगों को बताया गया, जैसे देखो डार्क बताया गया कि हमें इससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और देखो विजिबल हमें की और बताया है, देखो ये विजिबल पोर्शन होता है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इन्होंने आगे कहा है कि द गुड एंड बैड इमीटर्स एंड एब्जॉर्बर्स। गुड एंड बैड इमीटर्स क्या होते हैं? इमीटर का मतलब निकालना, एब्जॉर्बर का मतलब जज़ब कर लेना। अब कहते हैं कुछ सरफेसेस होती हैं वो अच्छे से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देती हैं, कुछ नहीं करती। जैसे ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादातर चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करता है, और इस तरह से वाइट जो होते हैं वो सारे का सारा उसको रेडिएशंस को इमिट करता है, बाहर निकालता है या रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप सर्दियों में आमतौर पर हम देखते हैं ना ब्लैक कलर के कपड़े यूज़ करते हैं। सर्दियों में क्या होता है, वो ज़्यादा हीट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है। गर्मियों में हम डल कलर्स जो होते हैं, लाइट कलर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होता है। अब कहते हैं अ डल ब्लैक केटल एब्जॉर्ब्स हीट बेटर देन अ सिल्वर केटल। देखो दो तरह के केटल्स होते हैं, दो तरह के बर्तन हैं, एक थोड़ा सा ब्लैक कलर और दूसरा सिल्वर कलर का है, वाइट कलर का है। तो जो ब्लैक कलर के होते हैं वो ज़्यादा हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो सिल्वर कलर के होते हैं उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते। स्टैंडिंग इन द सन, कहते हैं वो गाड़ी जो धूप में खड़ी है और वो ब्लैक कलर की है तो वो ज़्यादा हीट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर की या फिर किसी भी कलर की। तो वो जो ब्लैक कलर की गाड़ी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी वाइट कलर के मुकाबले में। इस तरह कुछ सर्फेसिस होती हैं वो बेटर इमिटर होती हैं, बहुत अच्छे से रेडिएशंस को इमिट कर देती हैं। अब कहते हैं व्हेन हीटेड एंड अलाउड टू कूल, जब उसको पहले एक दफ़ा हीट किया जाए, जब उसको कूल करने दिया जाता है तो कुछ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, कुछ आराम से ठंडी होती है। जैसे ब्लैक सॉस पैन जो होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, मतलब कूल डाउन होते, ठंडा होता है, और जो वाइट होता है उसके मुकाबले में। कहते हैं अगर आप
हॉट वाटर डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं ना एक ऐसे बर्तन के अंदर जिसको आप लोगों ने सूट से कवर किया है, मतलब ब्लैक कलर से आपने उसको कवर किया है, तो कहते हैं वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द शाइनिंग सर्फेस। यानी ऐसे बर्तन जिसकी सर्फेस जो है वो शाइनी है, तो शाइनी सर्फेस वाले क्या करेंगे, वो इतनी जल्दी ठंडे नहीं होंगे जितने जो ब्लैक कलर के होते हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड रेडिएटर भी होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो जल्दी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं वो बहुत जल्दी रेडिएट भी कर देते हैं, हीट को बाहर निकाल भी लेते हैं। और पुअर एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो पुअर रेडिएटर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कम रेडिएट भी करते हैं, बाहर निकालते भी हैं। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होते हैं वो उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कलर एंड द टेक्सचर। कलर की तो हमने बात कर ली कि कलर जो है अगर वो ब्लैक है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा, वाइट है तो कम एब्जॉर्प्शन शो करेगा। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी सरफेस रफ है तो वो इतनी ज़्यादा हीट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हीट को थोड़ा सा रिटेन रखने की कोशिश करेगा। और जो स्मूथ सर्फेसेज होती हैं, जो शाइनी सर्फेसेज होती हैं, वो ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो सर्फेस होते हैं वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा। इस तरह सर्फेस टेम्परेचर, अगर सर्फेस टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा इमिशन होगी। सर्फेस टेम्परेचर कम है तो इमिशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सर्फेस एरिया भी जितना ज़्यादा होगा तो इमिशन उतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। इस तरह कहते हैं जो वाइट क्लॉथेज होती हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, जो गर्म क्लाइमेट होते हैं, ऐसे इलाके जहाँ गर्मी होती है, वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, तो इस वजह से उसको प्रेफर किया जाता है ब्लैक कलर के मुकाबले में। और पुअर एब्जॉर्बर होते हैं, वो बहुत कम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और ब्लैक और डार्क कलर के जो होते हैं ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, सर्दियों में ज़्यादा ये प्रेफर किए जाते हैं। तो क्या है, ये पुअर रिफ्लेक्टर हैं लेकिन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मतलब रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब उसके बाद ये लोग कहते हैं कि द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। अब इस रेडिएशन ऑफ हीट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसके हम डेली लाइफ में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रीज़र होता है, उसके रेफ्रिजरेटर होता है, उसके पीछे इस तरह के जाली टाइप जो होती है वो लगी होती है, उसको ब्लैक के ज़रिए पेंट किया जाता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हीट जल्दी करता है और इमिट भी जल्दी करता है। इसी तरह अगर आप सॉस पैन लेते हो, कोई बर्तन लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये इतना जल्दी हीट क्या करेगा, मतलब ये पुअर करेगा, पुअर इमिटर होगा, ठीक है। और कहते हैं कीप्स देयर हीट लॉन्गर, और ज़्यादा देर तक अपने अंदर हीट गर्म रखेगा, और जो चीज़ें जो खाना इनके अंदर पड़ा हुआ है वो भी इनके अंदर ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। सो कहते हैं जनरली दैट सर्फेसेज दैट आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, वो गुड इमिटर भी होते हैं जब उसको गर्म किया जाता है, एंड वाइस वर्सा। इस तरह कहते हैं टेक्सचर ऑफ सरफेस। अब टेक्सचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब है, कहते हैं सरफेस जो है अगर स्मूथ है तो वो बहुत जल्दी हीट जो होते हैं वो क्या करेगा, मतलब सरफेस अगर शाइनी सरफेस है, स्मूथ है, तो बहुत जल्दी हीट क्या करेगा, बाहर निकालेगा एज़ कम्पेयर टू रफ सर्फेसेस। इस तरह सेटेलाइट जो होती है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है मेटल की लगाई जाती है, और उसमें जो फॉइल होता है उसकी मेटल फॉइल उसके ऊपर लगाया जाता है। अब ये मेटल फॉइल क्या करेगा, जब ये शाइनी सरफेस होगा तो ये ज़्यादातर रेडिएशन को अंदर नहीं जाने देगा, वो सारी की सारी रेडिएशन बाहर की जाने वापस चली जाएगी। इस तरह ऐसे ही जो इसके अंदर सेटाइट के अंदर रहेगी वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी। टेम्परेचर चेंजेस के लिए रेजिस्टेंस के लिए शो करते हैं। इस तरह थर्मोफ्लास्क जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों हीट ट्रांसफर को क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तीनों के जरिए जो हीट ट्रांसफर होते हैं इन तीनों को प्रिवेंट करते हैं, तीनों के जरिए हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब कैसे कहते हैं, ये डबल वॉल्ड ग्लास होता है, एक आउटर वॉल होता है, दूसरा इनर वॉल होता है। अब ये आउटर वॉल जो होता है, सॉरी जो इनर वॉल होता है, इसको सिल्वर बनाया जाता है, सिल्वरी वाइट होता है। अब इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है, कहते हैं द पर्पस फॉर द सिल्वरिंग इज टू रिफ्लेक्टिंग ऑल द रेडियंट हीट ट्राइंग टू एंटर और लीव द वेसल। अब इसको जो सिल्वर फिल्म है इसके ऊपर सिल्वर कलर का इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो रेडिएशंस यहाँ से निकल रही है ना वो यहाँ अंदर ही रह जाएंगी, और जो रेडिएशंस बाहर से आना चाहती हैं वो बाहर ही रहेंगी, यानी हीट का ट्रांसफ़र अंदर और बाहर नहीं होगा। जब हीट का ट्रांसफ़र अंदर और बाहर नहीं होगा तो जो चीज़ें हम इसके अंदर, यानी हीट लॉस एक तरह से नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो जो खाना है, जो भी चीज़ हम इसके अंदर रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर रहेंगी, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत 2-3 दिन तक ही गर्म रहेंगी। हाँ, ज़्यादा देर तक ये हो सकती है, क्योंकि 100% आइडियलिटी जो होती है वो पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर ज़्यादा देर तक गर्म रहेंगी। सो ये है रेडिएशन ऑफ हीट का टॉपिक।